प्राचीन भारत के हृदय में दो महान शिक्षा और शक्ति के केंद्र हुआ करते थे, नालंदा और पाटलिपुत्र। ये शहर ज्ञान और संस्कृति के प्रकाश स्तंभ थे। इनका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। आज भी उनके नाम आश्चर्य और प्रशंसा पैदा करते हैं। नालंदा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसने पूरे एशिया के विद्वानों को आकर्षित किया। छात्र बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का अध्ययन करने आते थे। विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालयों में अनगिनत बहुमूल्य पांडुलिपियां थीं। इसकी बहसें और चर्चाएं पूरे बौद्ध जगत में प्रसिद्ध थीं। नालंदा वास्तव में अपने समय में सीखने का एक वैश्विक केंद्र था। पाटलिपुत्र शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी थी। इसने मौर्यों और गुप्तों के लिए सत्ता की सीट के रूप में कार्य किया। यह शहर अपने भव्य महलों और चहल पहल वाले बाजारों के लिए जाना जाता था। आगंतुक इसकी चौड़ी सड़कों और प्रभावशाली किलेबंदी को देखकर चकित रह गए। पाटलिपुत्र भारत की राजनीतिक और आर्थिक ताकत का प्रतीक था। इसने उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा और पाटलिपुत्र दोनों ने स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में बहुत योगदान दिया। उनकी कहानियां प्राचीन भारतीय सभ्यता के व्यापक आख्यान से जुड़ी हुई है। इस निबंध में हम इन दो उल्लेखनीय स्थानों के आकर्षक इतिहास का पता लगाएंगे। हम उनके उदय, उनके स्वर्णिम युग और उनके अंतिम पतन को उजागर करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी सीई में हुई थी। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुई थी। इसकी स्थापना की सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह लगभग 450 सीई था। विश्वविद्यालय एक बौद्ध मठ के स्थल पर बनाया गया था। यह मठ बुद्ध के समय से अस्तित्व में था। नालंदा का परिसर विशाल और प्रभावशाली था। यह 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वविद्यालय में 8 अलग-अलग परिसर थे। इन परिसरों के भीतर 10 मंदिर थे। परिसर में कई व्याख्यान कक्ष और छात्रावास भी शामिल थे। ये इमारतें लाल ईंटों से बनी थीं। वे जटिल नक्काशी और मूर्तियों से खूबसूरती से सजाए गए थे। नालंदा की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका पुस्तकालय था। इसे धर्मगंज या सत्य का खजाना कहा जाता था। पुस्तकालय में 3 बड़ी इमारतें थीं। इनका नाम रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक था। इन नामों का अर्थ क्रमशः रत्नों का सागर, रत्नों का समुद्र और रत्न अलंकृत है। पुस्तकालय में लाखों की संख्या में खंड रखे हुए थे। इसमें पवित्र बौद्ध पांडुलिपियों से लेकर व्याकरण, तर्कशास्त्र और चिकित्सा पर काम करने वाले विभिन्न विषयों पर ग्रंथ थे। परिसर में बड़े बड़े खुले प्रांगण भी थे। इनका उपयोग वाद विवाद और चर्चा के लिए किया जाता था। छात्र और शिक्षक बौद्धिक चर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ एकत्रित होते थे। नालंदा की वास्तुकला को सीखने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने अध्ययन और चिंतन दोनों के लिए स्थान प्रदान किए। परिसर की सुंदरता और भव्यता प्राचीन भारत में शिक्षा को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे एशिया के प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया। विद्वान चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी आए थे। वे उत्कृष्टता के लिए नालंदा की प्रतिष्ठा से प्रभावित थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया कठोर थी। 5 में से केवल 1 आवेदक को ही स्वीकार किया जाता था। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि केवल सबसे योग्य छात्र ही वहां अध्ययन कर सके। नालंदा का पाठ्यक्रम व्यापक था। इसने बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों विषयों को कवर किया। छात्रों ने वेदों, तर्कशास्त्र, व्याकरण और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित के बारे में भी सीखा। विश्वविद्यालय अपने तर्क और तत्व मीमांसा के स्कूलों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसने इन क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध विद्वानों को जन्म दिया। नालंदा से जुड़े सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक नागार्जुन थे। वह एक बौद्ध दार्शनिक थे जो 2री शताब्दी सीई में रहते थे। नागार्जुन ने मध्यम मार्ग के दर्शन को विकसित किया। उनकी शिक्षाओं का महायान बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक अन्य उल्लेखनीय विद्वान धर्मकीर्ति थे। उन्होंने बौद्ध तर्क और ज्ञान मीमांसा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदेशी विद्वानों ने भी नालंदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी भिक्षु हुएनत्सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ कई साल पढ़ाई की। उन्होंने विश्वविद्यालय में जीवन का विस्तृत विवरण छोड़ा। ये वृत्तांत नालंदा की शैक्षणिक संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
ह्वेन-त्सांग के लेखन ने भी भारतीय शिक्षा के ज्ञान को चीन तक फैलाने में मदद की। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी। यह 11वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया। एक था भारत में बौद्ध धर्म का पतन। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का शाही संरक्षण कम होता गया, नालंदा ने अपने समर्थन का मुख्य स्रोत खो दिया। हिंदू धर्म के उदय और भक्ति आंदोलन ने भी नालंदा की प्रमुखता को प्रभावित किया। आर्थिक कारकों ने भी भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय शाही और निजी दान पर बहुत अधिक निर्भर था। जैसे जैसे ये सूखते गए, विशाल परिसर को बनाए रखना मुश्किल होता गया। इमारतों और पुस्तकालयों का रखरखाव एक चुनौती बन गया। शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होने लगी। कम छात्र नालंदा में पढ़ाई का खर्च उठा सकते थे। अंतिम झटका विदेशी आक्रमणों के रूप में आया। 1113 ईस्वी में एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। उसने बिहार में सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया। विश्वविद्यालय उनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, लेकिन यह उनकी विजय पथ में पड़ता था। सैनिक एक विश्वविद्यालय की अवधारणा से अपरिचित इमारतों को जला दिया। उन्होंने भव्य संरचनाओं को किले समझ लिया। विनाश विनाशकारी था। नालंदा का महान पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। अनगिनत अपूरणीय पांडुलिपियां हमेशा के लिए खो गईं। कई भिक्षु और विद्वान मारे गए। जो बच गए वे भारत और नेपाल के अन्य हिस्सों में भाग गए। इस हमले ने सीखने के जीवंत केंद्र के रूप में नालंदा के अंत का प्रतीक किया। यह इस आघात से कभी उबर नहीं पाया। नालंदा के खंडहर उसके पूर्व गौरव के मूक प्रमाण के रूप में खड़े थे। भाग 5 पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसकी स्थापना मगध नरेश अजातशत्रु ने एक छोटे से किले के रूप में की थी। किले का निर्माण लिच्छवियों के हमलों से बचाव के लिए किया गया था। यह रणनीतिक रूप से गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इस स्थान ने इसे व्यापार और रक्षा के लिए आदर्श बनाया। पाटलिपुत्र नाम की एक दिलचस्प उत्पत्ति है। यह एक पौराणिक कहानी से आता है। किंवदंती के अनुसार पटली नामक एक सुंदर फूल था। इसी फूल के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया। प्रत्यय पुत्र का अर्थ पुत्र होता है, तो पाटलिपुत्र का अर्थ है पटली का पुत्र। यह नाम शहर के सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को दर्शाता है। मौर्य साम्राज्य के तहत पाटलिपुत्र एक शानदार राजधानी के रूप में विकसित हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी सत्ता की सीट बनाया। उनके पोते अशोक महान ने शहर का और विस्तार और सुशोभित किया। पाटलिपुत्र अपनी भव्यता और परिष्कार के लिए जाना जाने लगा। यह प्राचीन विश्व के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का दौरा किया था। उन्होंने शहर का विस्तृत विवरण छोड़ा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक विशाल गर्व वाले शहर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने इसकी लकड़ी की दीवारों और प्रभावशाली शाही महल का उल्लेख किया। उनके लेखन शहर के लेआउट और दैनिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे हमें प्राचीन पाटलिपुत्र के वैभव की कल्पना करने में मदद करते हैं। भाग 6 पाटलिपुत्र पर राज्य करने वाले राजवंश। पाटलिपुत्र ने कई शक्तिशाली राजवंशों की राजधानी के रूप में कार्य किया। यहां से शासन करने वाला पहला प्रमुख राजवंश मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी चुना। मौर्यों के अधीन शहर अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया। यह अधिकांश दक्षिण एशिया में फैले एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बन गया। मौर्यों के बाद शुंग वंश आया। उन्होंने लगभग 1 सदी तक पाटलिपुत्र पर शासन किया। शुंग कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने शहर के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। हालांकि उनके शासनकाल में शहर के राजनीतिक महत्व में गिरावट देखी गई। पाटलिपुत्र अब विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। पाटलिपुत्र पर शासन करने वाला अगला प्रमुख राजवंश गुप्त साम्राज्य था। गुप्त 4वीं शताब्दी सी में सत्ता में आए। उन्होंने भारतीय सभ्यता के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। गुप्तों के अधीन पाटलिपुत्र एक बार फिर एक महान शाही राजधानी बन गया। यह कला, विज्ञान और साहित्य का केंद्र था। प्रसिद्ध नाटककार कालिदास गुप्त पाटलिपुत्र में रहते थे और काम करते थे। पाटलिपुत्र पर शासन करने वाला अंतिम प्रमुख राजवंश पाल साम्राज्य था।
वे 8वीं शताब्दी सीई में सत्ता में आए। पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों का समर्थन किया। हालांकि इस समय तक पाटलिपुत्र ने अपने पूर्व गौरव को खो दिया था। शहर का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। अंततः इसे राजधानी के रूप में त्याग दिया गया। भाग 7, पाटलिपुत्र का शहरी विकास। पाटलिपुत्र अपने शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के लिए प्रसिद्ध था। शहर को भव्य पैमाने पर बनाया गया था। इसे आगंतुकों को प्रभावित करने और अपने शासकों की शक्ति को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। पाटलिपुत्र का लेआउट आयताकार था। यह लकड़ी की एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इस दीवार में 64 द्वार और 570 मीनारें थीं। यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार था। शहर में एक परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी। पूरे पाटलिपुत्र में ढके हुए नाले थे। ये सड़कों को साफ रखते थे और बाढ़ को रोकते थे। शहर में पानी की आपूर्ति की कुशल व्यवस्था भी थी। सार्वजनिक उपयोग के लिए बड़े बड़े टैंकों में पानी जमा किया जाता था। यह बुनियादी ढांचा अपने समय के लिए उन्नत था। इसने शहर के निवासियों के लिए उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित किया। पाटलिपुत्र का शाही महल विशेष रूप से प्रभावशाली था। ग्रीक वृत्तांतों में इसे सुसा और एक बटाना के महलों को पार करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। महल में सोने की बेलों और चांदी के पक्षियों से सजे सोने के खंभे थे। इसके हॉल कीमती पत्थरों से सजाए गए थे। महल की भव्यता मौर्य साम्राज्य के धन और शक्ति को दर्शाती है। यह शहर अपनी चौड़ी, सीधी सड़कों के लिए भी जाना जाता था। ये दुकानों और घरों से अटे पड़े थे। विभिन्न शिल्पों और व्यापारों के लिए अलग अलग क्षेत्र थे। समारोहों और त्योहारों के लिए शहर में बड़े बड़े सार्वजनिक स्थान थे। पाटलिपुत्र एक चहल पहल भरा महानगर था। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का घर था। शाही अधिकारियों से लेकर कारीगरों और व्यापारियों तक यह शहर गतिविधियों से भरा हुआ था। भाग 8, पाटलिपुत्र में प्रमुख पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक उत्खनन ने प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ बताया है। सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक कुम्हरार है। इस क्षेत्र में मौर्य काल के महल के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने यहाँ एक विशाल स्तंभों वाला हॉल खोजा है। माना जाता है कि यह हॉल अशोक का प्रसिद्ध दरबार था। इसमें 10-10 की कतारों में 80 स्तंभ थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल बुलंदी बाग है। यहाँ लकड़ी की पालिसेड के अवशेष मिले हैं। यह खोज पाटलिपुत्र की सुरक्षा के यूनानी खातों की पुष्टि करती है। गीली मिट्टी में लकड़ी के खंभों को संरक्षित किया गया था। वे प्राचीन निर्माण तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। बुलंदी बाग स्थल से महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी मिली हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, सिक्के और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। ये वस्तुएं हमें प्राचीन पाटलिपुत्र के दैनिक जीवन की झलक देती हैं। वे शहर की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं। यहाँ पाए गए सिक्के शहर के इतिहास की विभिन्न परतों की डेटिंग में मदद करते हैं। हाल के उत्खनन में एक प्राचीन रिंग रोड के कुछ हिस्सों का भी पता चला है। यह सड़क शहर की परिधि के साथ चलती थी। यह खोज पाटलिपुत्र के लेआउट के ऐतिहासिक खातों की पुष्टि करती है। यह प्राचीन शहर की उन्नत शहरी योजना को दर्शाता है। यह पुरातात्विक खोज पाटलिपुत्र के अतीत के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते रहते हैं। भाग 9, नालंदा और पाटलिपुत्र का सांस्कृतिक महत्व। भारतीय इतिहास में नालंदा और पाटलिपुत्र का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। वे प्राचीन भारतीय सभ्यता के चरम का प्रतिनिधित्व करते हैं। नालंदा भारत की सीखने और छात्रवृत्ति की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। यह विचारों और संस्कृतियों का संगम था। विश्वविद्यालय ने बौद्धिक आदान प्रदान के वातावरण को बढ़ावा दिया। इसने बौद्ध दर्शन और तर्क के विकास में बहुत योगदान दिया। दूसरी ओर पाटलिपुत्र प्राचीन भारत की राजनीतिक और आर्थिक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। यह शक्तिशाली साम्राज्यों की सीट थी। शहर ने उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाटलिपुत्र कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र था। इसने दूर दूर से आगंतुकों और राजदूतों को आकर्षित किया। शहर के महानगरीय स्वभाव ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। नालंदा और पाटलिपुत्र दोनों ने प्राचीन काल में भारत की सॉफ्ट पावर में योगदान दिया। उन्होंने पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति और विचारों को फैलाने में मदद की। नालंदा के विद्वान दूसरे देशों की यात्रा करते थे। पाटलिपुत्र के विद्वान भारतीय संस्कृति और विचारों को फैलाने में मदद की। नालंदा और पाटलिपुत्र दोनों ने प्राचीन काल में भारत की सॉफ्ट पावर में योगदान दिया। उन्होंने पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति और विचारों को फैलाने में मदद की। नालंदा के विद्वान दूसरे देशों की यात्रा करते थे।
वे अपने साथ भारतीय विज्ञान और दर्शन का ज्ञान लेकर गए। पाटलिपुत्र का राजनीतिक प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसने अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ राजनयिक संबंधों को आकार दिया। नालंदा और पाटलिपुत्र की विरासत आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। वे भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। सीखने और शक्ति के इन प्राचीन केंद्रों की कहानियां राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देती हैं। वे वर्तमान के लिए भी सबक प्रदान करते हैं। नालंदा में बढ़ावा दी गई जांच की भावना और पाटलिपुत्र की शहरी योजना प्रासंगिक बनी हुई है। वे आधुनिक शिक्षा और शहर के विकास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 10 विरासत संरक्षण के प्रयास। नालंदा और पाटलिपुत्र की विरासत को संरक्षित करना भारत के लिए प्राथमिकता है। इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस मान्यता ने संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। इसने नालंदा के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता भी बढ़ाई है। नालंदा में संरक्षण कार्य मौजूदा संरचनाओं के संरक्षण पर केंद्रित है। प्राचीन इमारतों को स्थिर करने के लिए विशेषज्ञ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे साइट को पर्यावरणीय क्षति से बचाने के लिए भी काम करते हैं। खंडहरों के पास एक नया संग्रहालय बनाया गया है। इसमें खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियां हैं। संग्रहालय आगंतुकों को नालंदा के इतिहास और महत्व को समझने में मदद करता है। पटना में आधुनिक शहर जो पाटलिपुत्र के स्थल पर स्थित है, संरक्षण अधिक चुनौतीपूर्ण है। प्राचीन शहर का अधिकांश भाग आधुनिक इमारतों के नीचे दबा हुआ है। हालांकि जो कुछ बचा है उसे संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पटना संग्रहालय में प्राचीन पाटलिपुत्र की कई कलाकृतियां हैं। शहर में और अधिक पुरातात्विक पार्क विकसित करने की योजना है। एक प्रमुख पहल नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार है। 2014 में एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य प्राचीन संस्थान की भावना को पकड़ना है। नया विश्वविद्यालय सतत विकास और एशियाई एकीकरण पर केंद्रित है। यह 21वीं सदी के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बनना चाहता है। नालंदा का यह आधुनिक अवतार अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की विरासत को जीवित रखता है।